नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो भारत हो या कोई अन्य देश। ऐसे में भारत के लिए जो सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और ये रणनीति की जरूरत आज से नहीं, पिछले काफी लंबे समय से चर्चा का विषय रही हो। सैन्य गलियारे हों या सत्ता के कोई गलियारे हों, ठीक है, वहां पर इसकी बात लंबे समय से चल रही है। अगर आप पिछला इतिहास देखेंगे तो लगभग 3 बार इस तरह की रणनीति को बनाने और लागू करने के प्रयास हो चुके हैं। बावजूद इसके ऐसी कोई भी अभी तक रणनीति हमें लागू होती हुई नहीं दिखती है। सरकार ने एक बार फिर से नए सिरे से इसके लिए प्रयासों को शुरू कर दिया है। ऐसे में ये जो विषय है आपके लिए जानना, सीखना और समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक बार को आपको लग सकता है कि यह विषय आप छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन यकीन मानिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से देश की सुरक्षा के लिए आप आंतरिक सुरक्षा वाले मुद्दों से जोड़ सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ सकते हो, और ओवरऑल जो देश की सुरक्षा है, देश की राजनीतिक व्यवस्था है, पर्यावरणों की सुरक्षा है, और जितने भी आप खंडों को सोच सकते हो इकोनॉमी से लगा करके, सभी विषयों को लगभग ये समग्रता के साथ शामिल करती है। तो अगर ये इतनी महत्वपूर्ण है तो इसकी विशेषता क्या है, आज के इस डिस्कशन में समझेंगे। टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। यह क्या है और यह क्यों मायने रखती है। यह विषय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना थोड़ा सा कम है क्योंकि ये एनालिटिकल जो है थोड़ा सा ज्यादा है, यानी आपसे मेंस के अंतर्गत GS2 प्लस GS3 में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी GS3 में है और जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो GS पेपर के 2 में मेंशन किए गए हैं। तो थोड़ा सा चार्ट देख लें, खबरों में क्यों है थोड़ी और बात कर लेंगे। उसके बाद सबसे प्रमुख कि ये आखिरकार है क्या, मतलब अगर ये शब्द आपके सामने आता है, पैनल में कोई आपसे पूछता है, इंटरव्यू तक अगर आप जाते हैं कि आखिरकार ये है क्या, अब तक क्यों नहीं थी अगर इतनी आवश्यक है ना, और आवश्यकता क्या है ये भी बताना होगा आपको। चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं या पहले क्या आई थी और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके साथ आप इससे जुड़ा हुआ कोई उत्तर लिख पाने की स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी जो इसके पहले भी मैं दे चुका हूं कि हमने एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत की है, जिसमें दिवाली ऑफर का लाभ उठाते हुए आप 50% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही 6 महीने तक का जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसका एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैच है 2025 के लिए है और 10 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, तो आप एनरोल कर लीजिए ताकि आप जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको सीखने का मौका है, एक एजुकेटर्स के साथ जुड़ करके मिल जाए। इसके अलावा फाउंडेशन बैच भी शुरू किया गया है 2025 के लिए, 10 नवंबर से लाइव होने जा रहा है। इससे भी जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा EMIs के ऑप्शन भी आपके लिए खुले रहेंगे ताकि एक साथ पेमेंट करने की जो समस्या है उससे आप बच सकें। ठीक है, तो खबरों में इसलिए है क्योंकि भारत ने पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मतलब 3 बार बात होती रही लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस सामने नहीं आया। ठीक है, तो सुरक्षा और रक्षा योजना के लिए एक विकसित दृष्टिकोण को बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है कि कैसे हम देश की सुरक्षा को आधुनिक तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे अलग अलग जो हमारे पास विभाग है, अलग अलग मंत्रालय हैं, और जो तकनीकी एडवांसमेंट आज के समय में होता जा रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ठीक है, या डिजिटल नेटवर्किंग साइट्स हो, इस तरह की चीजें जो नए नए रूप में सामने आ रही हैं, इससे कैसे सुरक्षा हो, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय हो, तो कुछ ऐसा ही किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS ने वर्तमान में इसको बनाने के लिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से उनके इनपुट जानने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया है। ठीक है, तो अलग अलग जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो अपने इनपुट इनको भेजेंगे और कई सारे मंत्रालयों ने पहले ही अपने इनपुट्स यहाँ पर भेज दिए हैं। ठीक है, तो इसकी रणनीति कब तक शुरू होगी या कब तक पूरी होगी, अभी इस बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन जल्द ही पूरी होने की संभावना है और अभी चूंकि प्रक्रिया चल रही है। इसमें एक जो नाम आया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ये क्या होता है, तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन एक इकाई है। ठीक है, किसके अधीन, PMO के अधीन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और राष्ट्रीय सुरक्षा योजना और समन्वय को बनाने के लिए उत्तरदायी है, यानी इसको, इस योजना को बनाने का प्रमुख कार्य सौंपा गया है। ठीक है, और इसके 4 कार्यक्षेत्र हैं,
अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरकार किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है, मेंस के लिए बहुत पसंदीदा विषय है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो ये रणनीतिक योजनाओं को बनाता है, स्ट्रेटेजिक योजनाएं कि देश किसी दूसरे देश के साथ संबंधों में किस तरह से है, कैसे संबंध बिगड़ सकते हैं, कैसे संबंध बेहतर हो सकते हैं, किसके प्रति हमें सचेत रहना है, किससे कैसी डील करनी है, कुछ ऐसी चीजें। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक मामलों को लेकर के भी कि राज्य में कहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप हैं, राज्य में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उग्रवादी समूह आ सकते हैं या आतंकवादी हमले हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटेलिजेंस पर भी ये कार्य करता है और टेक्नोलॉजी को जोड़ करके उससे कार्य करता है, और सैन्य से जुड़े मामलों पर भी इनपुट्स देने का कार्य इसके पास है। तो क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय सचिवालय। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की बात आ रही है, ये आखिरकार क्या है, क्या है रणनीति, क्यों बना रहे हैं? तो समझिए कि एक तरीके से अभी हमने व्हाइट पेपर ड्रॉ करना शुरू किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक दस्तावेज बनना शुरू हुआ है, ड्राफ्टिंग के फॉर्म में है कि हम पहले तो ये शामिल कर लें कि हमारा दायरा क्या होगा, कितने विस्तार में, कितनी समग्रता में हम देश के अंतर्गत सभी विषयों और मुद्दों को शामिल करते हैं, कैसे अभी बताते हैं। तो राष्ट्र के सुरक्षा के लक्ष्य क्या होंगे, पहले उद्देश्यों का पता कर लें कि क्या हमारे पास उद्देश्य होने चाहिए जिनको लेकर के हम चलेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। सुरक्षा के लिए पहले पता तो चले कि हमारा दायरा कितना है, किस किस चीजों में सुरक्षा करनी है ना। तो दायरा क्लियर होगा, फिर उन्हें पूरा करने के लिए क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी, क्या तरीके हम अपना सकते हैं और किन किन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नीतियों का क्रियान्वयन जब किया जाएगा तो जो एजेंसियां हैं राज्य की, ठीक है, उनके तहत भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अभी के समय यह है कि भाई ये कार्य उसका था, ये कार्य उसका था, कोई हमला हो गया, संयुक्त रूप से कोई प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता है या हो नहीं पाता है कई बार, है ना। और कई बार प्रोसीडिंग्स में बहुत समय लग जाता है, पता चला उस मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी, फिर उन्होंने बाद में बताया 2 महीने बाद कि तो दूसरे मंत्रालय का कार्य था। तो स्पष्टता रहनी चाहिए कि कार्य किसका है और उसी समय पर वो प्रतिक्रिया दे, और बाद में अगर ना हो तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके और उसकी जवाबदेही स्थापित की जा सके। ठीक है, तो इसमें 2 बातें हैं, यानी पारंपरिक रूप से सुरक्षा को बहाल करना है और गैर पारंपरिक रूप से जो भी खतरे हो सकते हैं, दोनों को ही रेखांकित करता है। अब ये क्या हुआ, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर लीजिए ताकि आपको इस रणनीति की समग्रता के बारे में पता चल सके। तो जैसा कि स्पष्ट है, पारंपरिक खतरे, है ना, और दूसरा गैर पारंपरिक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पारंपरिक खतरों में आप किसको देखते हो, तो आप कहोगे सर सैन्य से जुड़े हुए किसी देश का कोई हमला हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मामला हो सकता है, ये सभी पारंपरिक खतरों में आ सकते हैं। तो आपने सही सोचा है, सैन्य प्लस रक्षा से जुड़े मामले, है ना, आप कह सकते हो कि ये सर पारंपरिक खतरों में आएगा। अब अगर वही मैं आपसे कहूं गैर पारंपरिक खतरे हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको पता है किसी राष्ट्र में अगर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी शुरू हो जाए, है ना, जो आर्थिक सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाए, तो देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसके चलते देश के ही भीतर लड़ाइयां छिड़ सकती हैं, है ना। तो आप कहोगे कि आर्थिक खतरे। दूसरा, क्या किसी देश के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक नहीं है ना। अगर खाद्य आपूर्ति ना हो तो खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है, जिसके चलते देश में गृहयुद्ध तक हो सकता है। अगला, क्या ऊर्जा सुरक्षा के बिना किसी देश का कार्य चल सकता है, समस्या आ सकती है। क्या किसी देश में सूचना सुरक्षा के बिना कार्य चल सकता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, हम निजता के अधिकार की बात करते हैं, इन चीजों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हैकिंग जिस तरह से बढ़ रही है, राज्य प्रायोजित जो निजता का उल्लंघन दिखाई देता है। भी पिछले समय में आपने कुछ रिपोर्ट्स को देखा, कुछ राजनेताओं द्वारा किए गए ट्वीट्स को देखा कि उन्होंने बताया कि उनके जो एप्पल के मोबाइल हैं, आईफोन है, उनमें राज्य प्रायोजित हैकिंग की सूचना आई है। तो इससे पता चल सकता है कि अच्छा ऐसा भी खतरा है, इससे भी हमें निपटने के प्रयास करने होंगे, है ना। इसके अलावा सबसे बड़ा जोखिम जो आपको दिखाई देता है वो पर्यावरणीय जोखिम भी है ना। इसी तरीके से आप कहोगे आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े हुए कुछ खतरे हो सकते हैं, सप्लाई चेन अगर बाधित हो जाए, तो आप कुछ इस तरह से
पूरे एक सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। तो आपको पता है कि केवल पारंपरिक खतरे ही नहीं रह गए आज के समय किसी देश को बर्बाद करने के लिए या अपनी सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि गैर पारंपरिक खतरे भी एक बड़ा मुंह लेकर के खड़े हो रहे हैं। और इनके तरीके आज के समय इतने ज्यादा डायनामिक होते जा रहे हैं कि इसमें बैठ करके पहले तो समझना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने नियमों को कैसे तय करना है, देश के अंदर सुरक्षा से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां कैसे तय करनी है, और वही इस राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का प्रयास है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि चलो ठीक है, हम तो ऐसी सुरक्षा रणनीति बना रहे हैं, क्या विश्व में कोई और संस्थाओं के नाम आपको याद है जो ऐसी रणनीतियां बना करके रखे हों? तो आप बिल्कुल बताइएगा कि अलग अलग कई सारे देश हैं जिन्होंने अपनी ऐसी सुरक्षा से जुड़ी हुई रणनीतियों को बनाया है। इसमें कई विकसित देशों का नाम आता है जिनकी अपने सैन्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे कि चीन, जैसे कि ब्रिटेन, यहाँ तक कि आप पाकिस्तान का भी नाम देख लेंगे कि उन्होंने भी अपनी एक रणनीति को दस्तावेज इसका सामने रखा है। तो जो देश हैं वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बना करके रखते हैं और समय समय पर इसके उद्देश्यों को और रणनीतियों की रूपरेखा को तैयार करते हैं और उसको अपडेट भी करते हैं। तो हमने भी जो रणनीति बनाई है वो ऐसा नहीं है कि फिक्स फॉर्म में है ना, वो अपडेट की जा सकती है, उसमें नए तरीके शामिल किए जा सकते हैं और उसको बदला जा सकता है ना। क्योंकि कोई भी अगर ऐसी रणनीति बना दी जाएगी जो एक बॉक्स में पैक होगी, तो अगर वो बॉक्स में पैक है तो आपको हर बार उसको खारिज करके एक नई रणनीति कुछ समय बाद बनानी होती है। इससे में आप उसको ही अपडेट कर सके, इसलिए आपको इतना लचीलापन देना बहुत आवश्यक है ताकि वो अपडेट हो सके। तो उदाहरणों में मैंने आपको बताया 4 देशों के नाम। चीन में जो रणनीति है उसको कहते हैं व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या कहते हैं, एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। इसी तरह जो चीन की रणनीति है वो उनके राष्ट्र के तरीकों या जो राष्ट्र की राजनीति है उससे सीधे सीधे प्रभावित होती है, उसके तरीकों को ही आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पाकिस्तान ने जो बनाई है उसको देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 2026 के लिए ये इन्होंने जारी की थी। और ऐसा नहीं है कि रणनीतियां केवल उनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में है, समय समय पर वो इनको पब्लिक भी करते रहते हैं, है ना। तो प्रत्येक राष्ट्र का एक इस तरह का दस्तावेज होता है जो देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियमों को तय करता है, कुछ उद्देश्यों को तय करता है, उसकी एक रूपरेखा बनाता है। तो हम भी वही कर रहे हैं। अब एक सवाल ये आएगा कि आखिरकार हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज के समय अगर आप पारंपरिक खतरों में देखते हैं तो भारत अलग अलग दिशाओं से, जो उसके पड़ोसी देश है, उनसे कई तरह की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करता है। 2 के नाम आप सभी लोग जानते हैं, चीन और पाकिस्तान, है ना। तो चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे चुनौतीपूर्ण रिश्ते हैं और सीमाई विवाद हैं। ऐसे में हमारे पास कुछ क्लैरिटी होनी जरूरी है ताकि हम दोनों तरह के इन खतरों से निपट सके। दूसरी बात आपको दिखती है कि हमारे आसपास पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के माहौल भी समय समय पर बनते रहते हैं। जैसे एक समय पाकिस्तान में चल ही रहा है, अफगानिस्तान में आपने देखा, है ना, श्रीलंका में आप देखते रहते हैं समय समय पर स्थितियां, म्यांमार में, बांग्लादेश में। तो जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं या सीमाई विवाद हैं या सीमा पार आतंकवाद है या किसी राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, इन सभी स्थितियों से बचने के लिए भी हमें ऐसी रणनीति की आवश्यकता है ताकि एक अस्थिर क्षेत्र को हम बचा सके और अस्थिरता को दूर कर सके, बहरहाल अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बना सके ताकि हम उस अस्थिरता के प्रभाव में ना आए। अगला क्या है, व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करना, और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी होगी जिसमें आप कूटनीति का इस्तेमाल करेंगे, रणनीतियों का इस्तेमाल करेंगे और विदेश नीति बना करके प्रभावी रूप से किसी देश के साथ संबंधों को तय करेंगे। इसी तरह खतरों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि और कौन कौन से खतरे हमारे सामने आ सकते हैं। देशों की आक्रामकता को रोकने में भी ये सहायक होगा जब आप पहले से तय कर लेंगे कि क्या नियम बनाने हैं, किस देश के साथ संबंधों को कैसे फिक्स रखना है। अगर कल को ये हमला करने आएगा, हम इसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे, थल सीमा से कैसे देंगे, जल सीमा से कैसे देंगे, वायु सेना के द्वारा कैसे देंगे। अभी आपने एक शब्द और पीछे सुना था थिएटराइजेशन का, है ना, थिएटराइजेशन, सेना का आपने एक शब्द कुछ दिनों पहले सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास 3 सेनाएं हैं, थल सेना, दूसरी कौन सी है, वायुसेना जिसे आप एयरफोर्स कहते हैं, और तीसरी कौन सी है, नेवी यानी कि जल सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कई बार ऐसा देखा गया है कि तीनों ही सेनाओं के बीच में समन्वय नहीं रहा, जिसके चलते हमारी जो युद्ध की परिस्थितियां थी वो और बेहतर तरीके से जो सॉल्व की जा सकती थी वो नहीं की जा पाई। तो थिएटराइजेशन एक प्रक्रिया लाई गई है
जिसके जरिए हम तीनों ही सेनाओं से, है ना, एक ऐसी डिवीजन बनाने का प्रयास कर सकते हैं जिसमें तीनों के ही प्रशिक्षित लोग शामिल हों, या कभी आवश्यकता हो तो इन तीनों के जरिए हम कार्य कर सके। अब जो जनरल विपिन रावत थे पहले, वो इस थिएटराइजेशन के प्रारूप को बनाने पर कार्य कर रहे थे। वो एक ऐसी विंग का निर्माण करना चाहते थे जिसमें तीनों ही सेनाओं के बीच में समन्वय स्थापित हो सके। कभी आवश्यकता पड़े तो एक ऐसी अलग से कोर स्थापित कर दे जिसमें तीनों ही जो सेनाएं हैं उनके अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों को हम सामने ला सके। तो थिएटराइजेशन तो हमने कर दिया, लेकिन अभी भी कई पूर्व सेना प्रमुखों के अगर आप बयान देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि पहले हमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बना लेनी चाहिए थी, उसके बाद थिएटराइजेशन प्रोसेस को लाना चाहिए था, जिससे हमारे पास नीतिगत स्पष्टता बनी रहे। आज क्या है, अगर आप आज के समय देखते हैं तो हमारे पास जो राजनीतिक दिशा है वो बहुत पुराने समय से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप देखें रक्षा मंत्री का 2009 का सशस्त्र बलों के लिए दिया गया परिचालन निर्देश एकमात्र राजनीतिक दिशा निर्देश है जिसके अंतर्गत हमारे सशस्त्र बल कार्य करते हैं। तो जो सैन्य अधिकारी हैं उनका यह भी कहना है कि हमें इन दिशा निर्देशों को भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने पुराने हो चुके हैं कि इनके हिसाब से सेना का कार्य कर पाना संभव नहीं होगा। और आप जो सेना के आधुनिकीकरण की बात सुनते हैं उसके लिए भी कहा गया है कि पहले समग्र रूप से अगर हमारे पास राष्ट्रीय दिशा निर्देश होंगे, कोई रणनीति होगी, तो सैन्य आधुनिकीकरण अपने आप हो जाएगा, हमारी पुलिस बल का आधुनिकीकरण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो महत्वपूर्ण डेटा मौजूद होगा जिसके हिसाब से हमें अपने रिस्पॉन्स तय करने हैं। जैसे साइबर सेल की बात आती, कभी साइबर हमला हो गया तो फिर ये सवाल उठने लगता है कि हमें एक साइबर सेल बनानी चाहिए। तो जब खतरा आ जाए उसके बाद बनाने से बेहतर हम पहले ही एक आकलन कर ले कि कौन कौन से खतरे सामने आ सकते हैं, उसके हिसाब से पहले से व्यवस्था तय करें, साइबर सेल स्थापित करें, है ना, कंप्यूटर डिजिटल मॉडल स्थापित करें। हम परमाणु तकनीक के लिए थोरियम की व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, हम कई सारे नए विभागों को स्थापित कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए देश में एक नई प्रतिभा को जन्म दे सकते हैं, है ना, या फिर कंप्यूटर हैकिंग को रोकने के लिए नए तरह के एप्लीकेशन या एंटीवायरस का निर्माण करवा सकते हैं। तो हम पहले से जब इस तरह की चीज़ों में तैयार होंगे तभी हम आगे चल करके कार्य कर पाएंगे। समुद्री जल का अलवणीकरण की दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं ताकि मीठे पानी की उपलब्धता हमारे पास सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सैलिनिटी बढ़ रही है, मृदा की उर्वरता घट रही है ना, मिट्टी का कटाव हो रहा है, इसी तरह आप देखते हैं डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। इन सभी को रोकने के लिए अभी से प्रयास शुरू करने होंगे। एक चुनौती हमने आपको बता दी, दूसरी आप इसको लागू ना कर पाने की दिशा में कुछ चुनौतियों के बारे में सोचिए कि अभी तक इसको क्यों नहीं लाए हैं। पहला तो यह है कि किसी रणनीति को घोषित करने में एक झिझक है हमें, ताकि कहीं ये ना हो कि हमारी रणनीति स्पष्ट हो जाए और बाकी देशों के सामने ये स्पष्टता आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार सैन्य कार्रवाइयां या देश की ऐसी सुरक्षा से संबंधित जो रणनीतियां होती हैं वो खुफिया मानी जाती हैं, उनको पब्लिक करना सही नहीं माना जाता सुरक्षा के लिहाज से। एक वजह ये बताई गई है। दूसरा ये भी है कि इसको लेकर राजनीतिक झिझक है। क्या झिझक है कि अगर इस तरह की कोई रणनीति सामने आ गई तो हमें इस पर अलग से व्यय या बजट को एलोकेट करना पड़ेगा और फिर जिम्मेदारी तय हो जाएगी। एक बार जिम्मेदारी तय होने पर सरकार के ऊपर दबाव आ जाएगा और जवाबदेही आ जाएगी। तो राजनीतिक दल अक्सर इस प्रक्रिया को लाने के लिए अनिच्छुक दिखते हैं, उनकी इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती, है ना। तीसरा आपको दिखता है आम सहमति बनाना, क्योंकि अलग अलग इतने सारे विभाग हैं। पता चला आर्मी में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इसके पक्ष में है, एयरफोर्स में कुछ ऐसे अधिकारी जिसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स है उनको लग रहा है कि नहीं सही तरीका होगा, कुछ कह रहे हैं किसी और तरीके से करना होगा। तो एक आम सहमति बना पाना अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच में, विचारधाराओं के बीच में, हितधारकों के बीच में एक बड़ी चुनौती बन करके उभरता हुआ दिखता है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कोई बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता होगी। तो पिछली कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, है ना, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य कर सकती है, यानी रेफरेंस के रूप में हम उनका यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट 2000 की आई थी, सन 2000 में, और सुरक्षा पर नरेश चंद्र टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट 2012 की आई थी। तो इस तरह की जो भी सुरक्षा से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, समितियां हम गठित करते हैं, उन सभी को सामने रख करके उसमें जो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका यूज कर सकते हैं, है ना। और इससे क्या होगा कि जो आपस में विरोध दिख रहा है वो उन रिपोर्ट्स पर भरोसा करते हुए उन विरोधों को भी खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अलावा जो रणनीति है उसको भारत के संविधान के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
जैसे हमने बात की कि चीन की जो रणनीति है वो चीन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करती है। तो भारत में सबसे बड़ी नीति क्या है, भारत में सबसे बड़ी कानून व्यवस्था क्या है, भारत का संविधान, जिससे सभी कानून और दिशा निर्देश तय होते हैं। तो संविधान के अनुरूप फिर हमारे जो कदम हो वो होने चाहिए, ताकि भारत के लोकतंत्र की भी सुरक्षा हो सके और मजबूती को भी हम प्राथमिकता दे सकें। क्योंकि ऐसी रणनीति ना बने जिसके चलते भारत की जनता ही साइड में होती हुई दिखने लगे, है ना। तो जनता को केंद्र में रखते हुए ऐसी नीतियां बनानी है ताकि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूती भी बनी रहे। तो इस तरह से कुछ आप फ्रेम करके इसका उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल देखिए, विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है, विश्लेषण कीजिए। मैं अभी भी आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न की आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अपने आप में इतनी बड़ी पॉलिसी होगी जो हमारी पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था को बदल सकती है। तो याद रखिएगा, इसको ठीक से तैयार कीजिए ताकि इसके कुछ पॉइंट मिस ना हो। हालांकि इस पर अपडेट समय समय पर आते रहेंगे अगर ये आगे बढ़ती है, क्योंकि इस पर जैसे ही मंत्रालयों और सभी विभागों की सहमति आती है उसके बाद इसको फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस चलेगा। तो जो जो चीजें बाद में तय होंगी वो भी समय समय पर आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल इसका जो फ्रेमवर्क है, इसकी आवश्यकता है और किस तरह से बनाया जा रहा है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप उत्तर फ्रेम करने की कोशिश जरूर कीजिएगा और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। जो भी दिक्कत आएगी स्पेशल क्लास में मिलिए, उसको हम डाउट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए कि आप वहां पर आकर के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।